Human circulatory system. Blood. It is a fluid connective tissue which consists of. जब भी हम अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हमारे मन में ब्लड ही का आता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। इसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। प्लाज्मा ब्लड में लगभग 55% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ये एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होती हैं, यानी WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब प्लाज्मा पे ही सस्पेंडेड होती हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, O2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद सेकेंड है रेड ब्लड सेल्स। RBCs कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। RBCs हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट कंटेन करती हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो RBCs हीमोग्लोबिन कंटेन करती हैं जो कि लंग्स से ऑक्सीजन पूरी बॉडी के हर एक सेल तक कैरी आउट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं डिजीज़ से और ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। WBCs मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और WBCs हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ बॉडी इन केस ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है तब वो क्लॉटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा हाथ कहीं से कट गया तो उसमें से खून निकलने लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद अपने आप ही खून निकलना बंद हो जाता है। वो होता है प्लेटलेट्स के कारण। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी की केस होती है तो प्लेटलेट्स वहाँ पर थक्का जमा देता है, क्लॉटिंग कर देता है ताकि उससे ज़्यादा ब्लड बाहर ना जा सके। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड सेल्स। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो चीज़ें होती हैं, पहला हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मेनली 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वाइन्स और तीसरा कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। आर्टरीज का ये फंक्शन होता है, उनका ये वर्क होता है कि ये हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक्सेप्शन है एक कि पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी ब्लड वेसल्स है वाइन्स, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। ये पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है, हर एक सेल्स का ब्लड ये हार्ट तक पहुंचाती है। एग्जेप्शन इसका भी है एक पल्मोनरी वाइन। पल्मोनरी वाइन एक ऐसी इकलौती वाइन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। वाइन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, वहीं पल्मोनरी वाइन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद थर्ड ब्लड वेसल है कैपिलरीज, नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वाइन्स। ये एक पतली सी ब्लड वेसल्स होती है जो कि आर्टरीज को वाइन से कनेक्ट करती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू कई मटेरियल्स का जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड और सेल्स के बीच होता है। अब आते हैं हार्ट पे। ह्यूमन हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड बॉडी। अब हमारी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी स्पीड को बढ़ाते रहे। तो ऐसे में हमारी बॉडी में होता है हार्ट, जो कि एक पंप की तरह काम करता है। हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड बॉडी, ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है।
इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड रफली द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये लगभग हमारी फिस्ट, हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर के 2 जो चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया बोला जाता है और नीचे 2 जो चैम्बर्स मौजूद होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिस चैम्बर्स आर स्पेशलाइज्ड बाय अ पार्टीशन सेप्टम। और ये चैम्बर्स एक दूसरे से एक डिवाइडिंग वॉल से सेपरेट होते हैं जिन्हें सेप्टम बोला जाता है। सेप्टम वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और जो ये आप देख रहे हैं इन्हें वॉल्स बोला जाता है। ये हार्ट में बैकफ्लो ऑफ ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं, उन्हें रोकती हैं। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड को हमने ब्लू कलर से इसलिए कलर किया है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। राइट साइड में हार्ट के राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और इसके लेफ़्ट साइड में रेड कलर हमने इसलिए किया है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहे हैं। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में लेफ़्ट साइड में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। अब ये हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कैसे करता है, आइए देखते हैं। When muscles of all 4 chambers are in relaxed state, the pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs into left atrium। जब ये चारों चैम्बर्स हार्ट के ये चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तब पल्मोनरी वाइन ये वाइन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग से और ये लेफ़्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक, पहले ब्लड आता है लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वाइन के थ्रू और ये लेफ़्ट आर्टरियम में सप्लाई होता है। उसके बाद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ पुश्ड फ्रॉम लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद होता है थर्ड स्टेप, द मसल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज़ पुश्ड थ्रू ऑर्टा टू होल बॉडी। इसके बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऑर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट लंग्स के अलावा सारी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। देखिए, पहले ब्लड आया लंग से पल्मोनरी वाइन में, उसके बाद ये लेफ़्ट आर्टरियम में गया, लेफ़्ट आर्टरियम के बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड ऑर्टा के थ्रू, जो कि लार्जेस्ट वाइन होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड reaches the cells of different body organs where the process of respiration takes place, due to which oxygenated blood converts into deoxygenated blood। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन के सेल्स तक जाता है जहाँ की रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है। और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो वो ऑक्सीजन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ब्लड ऑक्सीजन उसके पास ले जाता है तो वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। रेस्पिरेशन के बाद प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी ब्लड सप्लाइड, रिचली सप्लाइड इन कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेज राइट आर्टरियम थ्रू वेना कावा, लार्जेस्ट वाइन। उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम, अब हार्ट के राइट आर्टरियम में इंटर करता है, यानी ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में इंटर करता है। उसके बाद व्हेन राइट
एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पंप्ड कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इन लंग्स deoxygenated blood becomes oxygenated. This oxygenated blood is again sent to left atrium by the pulmonary vein from circulation in body. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद एल्वियोली के पास गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद ये ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेफ़्ट ऑट्रियम के पल्मोनरी वाइन के थ्रू लेफ़्ट ऑट्रियम में सेंड किया जाता है। फिर वैसे ही लेफ़्ट ऑट्रियम के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी में जाता है। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। समझ में आया? एक बार फिर देख लेते हैं। पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाइन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में इंटर करता है। लेफ़्ट एट्रियम में इंटर करने के बाद जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये वाल्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, यानी लेफ़्ट एट्रियम में से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो जा सकता है, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में नहीं जा सकता। ठीक, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप्ड कर दिया जाता है। फिर जब पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है तब उधर से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है। उसमें से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान CO2 प्रोड्यूस होती है। फिर ये CO2 ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देती है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है वेना कावा के थ्रू। वेना कावा पहले ब्लड को राइट एट्रियम में सेंड करती है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है और लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया गया है। एक बार हम वही सारी चीज़ें इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये आपका हार्ट है और इसमें चारों चैम्बर्स मौजूद हैं। ये पल्मोनरी वाइन फ्रॉम लंग्स, ये पल्मोनरी वाइन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में लाती है। लेफ़्ट एट्रियम में जाने के बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये ऑर्टा के थ्रू, जैसे ऐसे ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी तक जाती है। पूरी बॉडी में जाने के बाद जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है पूरी बॉडी से ये वापस आती है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये जाती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। फिर से इसे ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। आप आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन। In human circulatory system, the circulation of blood from heart to lungs and back to heart is called pulmonary circulation. Human circulatory system में सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है हार्ट से लंग्स फिर दोबारा हार्ट तक जाना, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। And the circulation of blood from heart to rest of body and back to the heart is called systematic circulation. और उस सर्कुलेशन में जिसमें ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है फिर पूरी बॉडी में जाने के बाद वो दोबारा हार्ट में आता है, उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। In such circulatory system in which blood travels twice the heart in a complete cycle is called double circulation. और ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें ब्लड हार्ट से 2 बार ट्रैवल करता है कंप्लीट साइकिल में, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। यानी ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से 2 बार ट्रैवल करे। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन कैसा होता है? फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड thus show single circulation.
हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन फिशेस के पास सिर्फ 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसी वजह से फिशेस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, यानी ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार पास होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। वो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने का ही काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन लिम्फ विच इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक अलग तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लिम्फ इज़ कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन दैन ब्लड। और लिम्फ कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, और ये ब्लड के कंपैरिजन में कम प्रोटीन कंटेन करता है। Lymphatic system carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from cellular space back into the blood. अब जब ये दोनों आर्टरी और वाइन एक दूसरे से कैपिलरीज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, तो जब आर्टरीज की चीज़ें कैपिलरीज से होते हुए वाइन्स में जाती हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें बाहर चली जाती हैं जिन्हें लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करते हैं और उनको दोबारा ब्लड में पहुंचाने का काम करते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम डाइजेस्टेड फैट और एब्जॉर्ब्ड फैट को भी दोबारा से ब्लड में पहुंचाने का काम करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, उसे मेंटेन करने में। अब ये था ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कैसा होता है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का, उसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स में 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पहला वाटर और मिनरल के लिए और दूसरा फूड के लिए। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय जाइलम। प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकियार्ड्स की हेल्प से होता है। ये टिश्यू आप क्लास 9th में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम की हेल्प से होता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में? कंडक्टेड बाय फ्लोएम। ये फ्लोएम की हेल्प से होता है जो कि एक टिश्यू होता है। सीड ट्यूब्स हेल्प बाय कंपेनियन सेल्स। और फ्लोएम में ये सारे टिश्यूज़ उसकी हेल्प करते हैं। रूट से वाटर पूरी प्लांट की बॉडी में जाने में जाइलम टिश्यू हेल्प करता है। और ये एक सिंगल डायरेक्शनल होता है, यानी ये सिर्फ नीचे से ऊपर तक ही जा सकता है, पानी को ये ऊपर से नीचे नहीं ला सकता। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो जाइलम फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो हर साइड जा सकता है। यानी वो लीफ से जो फूड प्रिपेयर होता है उसको रूट्स तक भी ले जा सकता है और रूट से आगे भी ले जा सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम इन दोनों को बारी बारी से समझेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल 2 तरह से होता है। पहला उसमें काम करता है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। एट रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकन अप। रूट प्रेशर में ये होता है कि रूट डायरेक्ट कांटेक्ट होती हैं सॉइल से, तो सॉइल में मौजूद वो आयंस को टेकअप कर लेती हैं जिससे कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन बोला किसे जाता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। वाटर का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर वेपर की फॉर्म में, इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। पहले हम रूट प्रेशर के फंक्शन को समझते हैं। दिस क्रिएट डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट्स एंड सॉइल। और जब वो रूट्स सॉइल में मौजूद आयंस को टेकअप कर लेता है तब उसमें कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है रूट्स और सॉइल के बीच के कंसंट्रेशन में। वाटर मूव्स इनटू रूट्स फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंसेस विच रिजल्ट्स इन स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर। और इसी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए सॉइल से वाटर रूट तक चला जाता है ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर सके, और इसी की वजह से वाटर थोड़ी दूरी तक प्लांट में जा पाता है जिससे
मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। रूट प्रेशर अकर मोस्टली एट नाइट एंड कैन ट्रांसफ़र वाटर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली। रूट प्रेशर मोस्टली नाइट, रात के समय में ही होते हैं और ये बहुत कम ही दूरी तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। अब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल ऑफ द रूट। अब जो ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, उसमें भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आ जाती है और उसी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए रूट से प्रेजेंट जाइलम टिश्यू से वाटर ऊपर लीव्स तक जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ट्रांसपिरेशन प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन अकर मोस्टली ड्यूरिंग द डे एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। ट्रांसपिरेशन मोस्टली दिन के समय में ही होते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन दिन के समय में ही देखने को मिलता है और ये ट्रांसपिरेशन वाटर को ज़्यादा दूरी तक प्लांट में ज़्यादा दूरी तक सप्लाई करने में सक्षम होते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन इज फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। प्लांट में ट्रांसलोकेशन फ्लोएम की हेल्प से होता है, जिसमें कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मटेरियल जैसे सुक्रोज को फ्लोएम में ट्रांसफ़र किया जाता है एटीपी की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। दिस इंक्रीजेज ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसी की वजह से कुछ ऑस्मेटिक प्रेशर जनरेट होता है, जो कि वाटर को उसमें मूव करने के लिए जिम्मेदार होता है। दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू विच हैज़ लेस प्रेशर। और ये प्रेशर उन मटेरियल को फ्लोएम में मौजूद उन मटेरियल को वहाँ तक ले जाता है जहाँ लेस प्रेशर हो, ताकि कंसंट्रेशन प्रेशर इक्वल हो सके। दिस अलोज फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट लीड। और यही प्रेशर का डिफरेंसेस इस फ्लोएम को हेल्प करते हैं कि वो प्लांट में जहाँ जहाँ भी जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक उस मटेरियल को पहुँचा सके। एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग्स में प्लांट शुगर को रूट्स या फिर स्टेम में स्टोर कर लेते हैं और ये बाद में जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये बर्ड्स तक इसी प्रेशर की हेल्प से पहुंच पाते हैं, विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो, जो कि प्लांट को ग्रो करने में एनर्जी देते हैं। ये हमारी थर्ड लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होती है। हमने प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हमने देख लिया। अब आते हैं लास्ट लाइफ प्रोसेस पे, एक्सक्रिएशन पे। एक्सक्रिएशन process of removal of toxic waste from body of an organism is called excretion। वो प्रोसेस जिससे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाए, उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन बोलते हैं। पहले हम प्लांट्स में एक्सक्रिएशन की प्रोसेस कैसी होती है वो देखेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स यानी एनिमल्स में। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एक्सक्रीट। प्लांट्स पे कुछ एक्सक्रीशन शो करते हैं, गैसियस वेस्ट, जैसे गैसियस वेस्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड वेस्ट हो गया। ये ऐसे एक्सक्रीट करते कैसे? गैसियस वेस्ट एक्सक्रीट होता है स्टोमेटा के थ्रू। हमने भी स्टोमेटा को पीछे पढ़ा। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो गैसियस वेस्ट स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सक्रीट किए जाते हैं और लेंटिकल्स के थ्रू। सॉलिड लिक्विड वेस्ट कैसे होते हैं? थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स। अब प्लांट्स में जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उनको प्लांट्स लीव्स तक पहुंचा देता है और उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, अपनी प्लांट बॉडी से हटाने के लिए वो लीव्स को शेड कर देता है ताकि उससे इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाए। इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स, वो गम्स और रेजिन्स की फॉर्म में भी
एक्सक्रीशन शो करते हैं, या फिर वो अपनी सॉइल में, सराउंडिंग सॉइल में भी वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं अपनी बॉडी से। अब आते हैं, देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब भी हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है वो है किडनी का। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा ब्लड जो किडनी तक पहुंचता है उसको किडनी प्योरीफाई करती है और उससे इम्प्योरिटीज़ को यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। उसके बाद यूरेथ्रा से वो हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देती है, उसको हटा देती है। आइए देखते हैं कैसे। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मोस्टली 4 चीज़ें काम करती हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी बीन शेप्ड पर्पलिश ब्राउन कलर्ड ऑर्गन लोकेटेड बैक टू एब्डोमेन कैविटी। किडनी बीन शेप्ड का होता है, पर्पलिश कलर का होता है और ये एब्डोमेन कैविटी के पीछे लोकेटेड होता है। फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर ब्लड एंड रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है, ब्लड से रिमूव करता है। उसके बाद यूरेटर, 2 ट्यूब्स विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड कैरी यूरिन टू ब्लैडर। अब वो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो किडनी के बाद यूरेटर में जाते हैं, जो कि 2 ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से लगे हुए होते हैं और वो यूरिनरी ब्लैडर से लगे होते हैं। तो किडनी में जो अनवांटेड मटेरियल ब्लड से अलग किए जाते हैं उनको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में सेंड किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड अंटिल इट इज़ थ्रोन आउट। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर सैक होता है जिसमें यूरिन को टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है, तब तक कि जब तक कि वो बॉडी से आउट ना हो जाए। यूरेथ्रा, इट इज़ अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से आउट करने में हेल्प करता है। ये एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है। देखिए, पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है किडनी में फ़िल्टर होने के लिए, किडनी उसे फ़िल्टर करती है। जो ब्लड फ़िल्टर हो जाता है उसको दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है और वो जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, उनको किडनी यूरेटर के थ्रू, जो ये दोनों यूरेटर हैं उनके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है। यूरिनरी ब्लैडर में वो वेस्ट मटेरियल कुछ समय के लिए स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी नहीं। हमने पीछे अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का वेस्ट ही होता है। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट किया जा रहा था, तो वो भी एक एक्सक्रीशन ही हुआ क्योंकि उसमें किसी वेस्ट को बॉडी से आउट किया जा रहा है। यूरिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और भी कई तरीक़ों से हमारी बॉडी वेस्ट पार्टिकल्स को, वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करती है। जैसे स्किन के थ्रू भी वेस्ट मटेरियल को आउट किया जाता है। जैसे पसीना होता है उसमें साल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। अब आते हैं लेसन की लास्ट टॉपिक पे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है और ये फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी का। नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट इट्स अपर एंड कॉल्ड बाउमैन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बाउमैन्स कैप्सूल कहते हैं। ये इसके नेफ्रॉन के अपर साइड, अपर एंड में प्रेजेंट होता है। बाउमैन्स कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। और बाउमैन्स बंडल ऑफ कैपिलरीज को कंटेन करता है जिसे हम ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग डर्टी ब्लड कंटेनिंग यूरिया विच पासिस थ्रू ग्लोमेरुलस। और किडनी में ब्लड प्योरीफाई होता कैसे है? ये रीनल आर्टरी जो डर्टी ब्लड को किडनी तक ले आती है वो कंटेन की रहती है यूरिया। डर्टी ब्लड में यूरिया होता है और जब ये डर्टी ब्लड ग्लोमेरुल्स से पास करता है तब ये ग्लोमेरुल्स फिल्टर करती है ब्लड को जो भी उससे पास होते हैं। ठीक,
तो ऐसे किडनी में ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है। उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर इज़ फिल्टर्ड आउट एंड रीचेस द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद ये सारी चीज़ें यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सब को फ़िल्टर करने के बाद नेफ्रॉन में एक ट्यूबुलर पार्ट में सेंड कर दिया जाता है। In nephron, selective reabsorption of useful substances such as glucose, amino acids, salt, water takes place। और इसी नेफ्रॉन में जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्बल जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिर से, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होती हैं, द रिमेनिंग liquid from various nephrons forms urine which is collected in the collecting duct। और उसके बाद जो अनयूज़फुल थिंग्स होती हैं उनको नेफ्रॉन में एक कलेक्टिंग डक्ट में कुछ देर के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है। फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज़ पास्ड इनटू यूरेटर। और इसी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होता है। फ्रॉम यूरेटर के बाद ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है, जहाँ पर ये कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है और उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से इसे ले सकते हैं। हमने कोशिश की है कि इस नोट्स में एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया जा सके। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।